रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन की कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोग को ज़्यादा इधर से उधर लेकर नहीं चलूँगा, ज़्यादा बातें आप लोगों के साथ में नहीं करूँगा। लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप लोग को इतना ज़रूर बताऊँगा कि सपोज़ कीजिए कि आप एक पुलिस वाले हैं और आप एक ऐसे क्राइम स्थल पर पहुँचते हैं जहाँ पर सबूत के तौर पर आपको बताया जाए कि बस कंडोम का एक पैकेट है और इसी कंडोम के पैकेट से आपको कातिल का पता लगाना है। ज़रा सोचिए ये काम कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आज का जो केस मैं आप लोग को सुनाऊंगा इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की एक ऐसा बेहतरीन नमूना आप लोग देखेंगे कि आप लोग पुलिस के इस काम को सैल्यूट करेंगे। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो हमारी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं वो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल सकें और आप लोग क्राइम से अप टू डेट रह सकें। दरअसल बात करें आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है अम्बेडकर नगर से। और दोस्तों, अम्बेडकर नगर की बात करें तो आप सभी लोग को पता है कि अम्बेडकर नगर जो है उसका पहले नाम अकबरपुर भी था, बाद में ये नाम चेंज हुआ। और इसी अम्बेडकर नगर के अंतर्गत एक थाना आता है विवाना थाना, और ये जो विवाना थाना है इसी विवाना थाने के अंतर्गत एक गांव आता है भीतरी डीह गांव। ये जो भीतरी डीह गांव है इसी गांव के अंदर एक स्कूल है जो कि गांव से थोड़ा बाहर को है। 11 जून साल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। 11 जून साल 2023, चूँकि जून के महीने में स्कूल आमतौर पर बंद ही रहते हैं। अब ऐसे में कुछ लोग जब उस स्कूल के नज़दीक से गुजरते हैं तो उन लोगों को ऐसा रियलाइज़ होता है कि इस स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत देर पहले जलाया गया है। लिहाजा वो लोग अंदर जाकर देखने की कोशिश करते हैं और जितने भी लोग उस स्कूल के अंदर गए थे सब के सब वो नज़ारा देखने के बाद में दहल जाते हैं, क्योंकि अंदर का जो मंजर था वो इतना ज़्यादा खौफनाक था कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो तुरंत भीतरी डीह पुलिस थाने में फ़ोन कर देते हैं और बताते हैं कि साहब इस तरीके का मंजर इस स्कूल के अंदर है। लिहाजा पुलिस की जो टीम थी वो तुरंत गाड़ी लेकर मौके पर पहुँच जाती है। पुलिस की टीम जो मौके पर पहुँचती है तो मौके पर पहुँचने के बाद में पुलिस की टीम देखती है कि यहाँ पर कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है। आमतौर पर जो स्कूल के अंदर बेंचें वगैरह रहती हैं वही बेंचें सारी इकट्ठा की गई हैं, उन बेंचों को आग लगाई गई है और उन्हीं बेंचों के ऊपर एक अध जली डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब दोस्तों, उस स्कूल के अंदर का जो मंजर था ये पुलिस को इसलिए हैरान करता है कि इस स्कूल के अंदर एक डेड बॉडी है जो अध जली अवस्था में है और इस डेड बॉडी को इन्हीं बेंचों और इन्हीं कुर्सियों के सहारे जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जो डेड बॉडी है ये पूरी तरीके से जल नहीं पाई। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो आस पड़ोस के लोग वहाँ पर पहुँचे थे उन सारे ही लोगों से पूछताछ करती है और उसके बाद में इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेती है। डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में सीधा इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और यहाँ पर जो फॉरेंसिक की टीम थी वो फॉरेंसिक की टीम भी पहुँचती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद में उस पूरे स्कूल को बहुत ही बारीकी के साथ में चेक करती है। फॉरेंसिक की टीम को इस स्कूल से उस घटना स्थल वाली जगह से कुछ चीज़ें बरामद होती हैं। इसमें कुछ दवाओं के पैकेट थे जो रैपर बोलते हैं, और कुछ शराब की बोतलें थीं और एक कंडोम का पैकेट था। इसके अलावा ना पुलिस को कोई कागज़ मिला, ना कोई पत्र मिला, ना कोई पहचान पत्र मिला, ना कोई आधार कार्ड, ना कोई ऐसी आईडी जिससे ये पता चल सके ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। लिहाजा अगर पुलिस को कुछ मिला था तो वो एक कंडोम का पैकेट था और एक दवाओं के रैपर थे और शराब की कुछ बोतलें। तो इससे ये तो पता नहीं लगाया जा सकता कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस को लगता है कि ये मामला इसी आस पड़ोस के किसी गाँव का मामला होगा। लिहाजा भीतरी डीह थाने के अंतर्गत जितने भी गांव थे पुलिस ने उन सारे ही गांवों में इत्तला भिजवा दी और पुलिस ने कहा कि किसी के घर का भी कोई भी व्यक्ति लापता हो, गुम हो, या फिर किसी के साथ में कोई हादसा हो गया हो या किसी के परिवार वाले उसको ढूंढ रहे हो, वो ना मिल रहा हो, कहीं चला गया हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी गाँव से किसी को भी कोई सूचना है तो इस बारे में आकर पुलिस को इत्तला करे। वहाँ पर डेड बॉडी है, डेड बॉडी आए, क्लेम करे, लेके जाए। शुरुआत में पुलिस को यही लग रहा था कि ये जो मामला है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, कोई व्यक्ति डेड बॉडी की शिनाख्त करेगा, उसके बाद में डेड बॉडी को लेके जाएगा, हम उसके बाद में मोटिव तक पहुँचेंगे, मोटिव तक जब पहुँचेंगे तो कातिल को पकड़ लेंगे। लेकिन पुलिस वालों को जितना आसान ये मामला लग रहा था उतना आसान था नहीं। दरअसल ये मामला और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अब एक दिन तक तो पुलिस वाले इंतज़ार करते हैं कि कोई आए डेड बॉडी को क्लेम करे, 2 दिन इंतज़ार करते हैं, 3 दिन इंतज़ार करते हैं, लेकिन दोस्तों जब 2 से 3 दिन का समय गुजर जाता है अब पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये जो मामला है ये भीतरी डीह थाने का नहीं है बल्कि ये मामला कहीं और का है। क्योंकि दोस्तों ये जो विवाना थाना है, इस विवाना थाने में जो पुलिस है उसे आमतौर पर ऐसे केस देखने की आदत नहीं है, क्योंकि विवाना थाना इसके अंतर्गत जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा शांतिप्रिय एरिया है और यहाँ से मर्डर ये सारी चीज़ों की जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा कम आती है।
लिहाजा पुलिस को भी इस तरीके का केस देखने की आदत थी नहीं। उसके बाद में पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर ये इस थाने का मामला नहीं है तो दूसरे थाने का मामला होगा, इसलिए पास में ही जो दोस्तपुर थाना पड़ता है वहाँ से पूछताछ की जाती है, तो वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस वाले लगातार इधर उधर हर जगह पर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। अब दोस्तों, जब किधर से भी इस पूरे केस के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती नहीं है, तो पुलिस वाले इस केस को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग केस के तौर पर ले लेते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि ये जो केस है, जिस तरीके से पुलिस वालों को उलझा रहा है, ये केस बता रहा है कि हमें सुलझना नहीं चाहता, तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि चलो ठीक है, केस अपने आप में हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भी अब इस केस को सुलझा कर ही दम में दम लेंगे। अब दोस्तों, पुलिस वाले ने इस केस को सुलझाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन पुलिस को कहीं से कोई प्रूफ मिल नहीं पा रहा था। आस पड़ोस में हर जगहों पर पूछताछ कर ली थी, कहीं से भी कोई व्यक्ति गुम नहीं हुआ था। लिहाजा अब पुलिस वाले सोचते हैं कि ये जो जगह है, जिस स्कूल में ये क्राइम हुआ है, उस स्कूल के अंदर हो सकता है कि जितने भी नंबर उस पूरे एरिया के अंदर एक्टिव हों, तो उन नंबर से कुछ पता चल सकता है। लिहाजा पुलिस वाले अब टेक्निकल टीमों का सहारा लेते हैं। अब टेक्निकल टीमों का सहारा लेते हैं और वहाँ से जो उस लोकेशन पर जो नंबर एक्टिव थे उस रात, उन नंबर्स का जो डाटा निकाला जाता है, तो ये डाटा पुलिस को उलझा के रख देता है। क्योंकि दोस्तों, आप सपोज़ कीजिए कि एक स्कूल है जो गांव से बाहर है और बराबर से उसकी सड़क निकलती है, तो उस स्कूल के पास में कितने ज़्यादा नंबर वहाँ से निकल के गए होंगे पिछले 24 घंटों के अंदर। तो वहाँ से मोबाइल नंबर का कुछ ऐसा डाटा निकल के आता है कि जिससे ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल था कि यहाँ पर नंबर किस किस के थे। लिहाजा पुलिस वाले जब इधर से भी कोई मदद नहीं पाते, तो पुलिस वालों को लगता है कि एक बार फिर हमें फॉरेंसिक टीम वालों से मदद लेनी चाहिए। उसके बाद में पुलिस वाले फिर से उस क्राइम सीन को चेक करते हैं बारीकी से, लेकिन वहाँ से जब कुछ मिलता नहीं है, तो जो कुछ पहले मिला था उसके आधार पे ही पुलिस वाले छानबीन करने का फैसला करते हैं। दरअसल जो दबा के कुछ रैपर्स मिले थे, साथ के साथ कंडोम का एक पैकेट मिला था। पुलिस वालों को लगता है कि शायद हमें कंडोम के इस पैकेट और दबाव के कुछ रैपर्स से इस पूरे केस के अंदर कोई ना कोई तो क्लू मिल सकता है, क्योंकि कातिल कोई ना कोई तो गलती ज़रूर करेगा। अब दोस्तों, आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि भला कंडोम के डिब्बे से कातिल का कैसे पता लगाया जा सकता है, या फिर कातिल के बारे में कैसे कोई क्लू मिल सकता है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो मेडिकल शॉप पर उस कंडोम के उस डिब्बे को लेकर जाते हैं। और दोस्तों, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मेडिकल शॉप पर, अलग अलग डीलर्स के पास में जब पुलिस वाले जाते हैं, तो यहाँ से पुलिस वालों को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। और ये बात ये पता चलती है कि जिस कंपनी का वो कंडोम का पैकेट था, उस कंपनी का कंडोम का जो पैकेट था वो इस इलाके में बेचता ही नहीं है, यानी इस इलाके में नहीं बेचा जाता है। यानी विवाना थाना, फैजाबाद, सुल्तानपुर जगहों पर ये इस कंपनी का कंडोम का पैकेट बिकता ही नहीं है। अब पुलिस वाले बड़ा हैरान। अब उसके बाद में कंपनी से, डीलर से कांटेक्ट करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी के कंडोम की डीलरशिप कहाँ कहाँ है और इस तरीके के कंडोम्स कहाँ बेचे जाते हैं। तो पुलिस को जो डिटेल मिलती है उसके आधार पर पता ये चलता है कि इस तरीके के जो कंडोम्स हैं वो यहाँ तो नहीं बिकते, लेकिन दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में इस कंपनी के कंडोम जो हैं वो सेल किए जाते हैं। अब पुलिस वाले ये सोचते हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर ऐसा कौन व्यक्ति है जो दिल्ली से काम कर कर लौटा हो, दिल्ली से पैसा कमा कर आया हो और उसके बाद में उसका मर्डर हो गया हो, घर वाले खुलते ना हो, घर वाले छुपाने की कोशिश करते हो। उसके बाद में इस पूरे इलाके के जितने भी गांव थे, उन पूरे इलाके के उन गांवों में अपने मुखबिर एक्टिव कर अलग अलग जगहों पर दरवाजे दरवाजे जाकर ये पता करने की कोशिश करते हैं कोई व्यक्ति इस इलाके का जो दिल्ली काम करता हो। लेकिन दोस्तों, इस कड़ी में भी पुलिस के कई दिन ख़राब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से भी पुलिस को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। उसके बाद में पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, दिल्ली से कोई ना आया हो तो पश्चिमी यूपी से कोई आया होगा। अब इस बारे में भी छानबीन की जाती है, तो यहाँ से भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। अब पुलिस वाले जब यहाँ से भी थक हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते। पुलिस वालों को लगता है कि चलो ठीक है, इस तरीके से ये केस नहीं खुलेगा तो फिर इस तरीके से खुलेगा। पुलिस वाले ये देखते हैं कि आखिर उस दिन कितने नंबर यहाँ पर एक्टिव थे, तो लगभग 200 नंबर के आसपास एक्टिव थे। अब पुलिस वाले उन नंबर्स के अंदर ज़ीरो इन करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 10 तारीख को यहाँ पर एक्टिव थे और अलग अलग डेट पर वो या तो दिल्ली या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी एक्टिव रहे हों। क्योंकि अगर वो नंबर वहाँ पर एक्टिव रहे होंगे तो व्यक्ति यहाँ पर आए होंगे और इसी वजह से उनके आधार को हम उन डिटेल्स को आधार बनाकर उन तक पहुँचा जा सकता है। लिहाजा पुलिस वाले जब इन नंबर्स को ज़ीरो इन करना शुरू करते हैं, यानी 10 तारीख को जो नंबर यहाँ पर एक्टिव थे तो उससे पिछले दिनों की डेट में वो नंबर दिल्ली एनसीआर या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक्टिव हों,
तो पुलिस को इसमें 4 नंबर मिलते हैं और ये 4 नंबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के थे। इसमें 3 नंबर अभी एक्टिव थे और 1 नंबर ऐसा था जो अभी भी स्विच ऑफ था। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस वालों को इन नंबर्स की ये डिटेल मिलती है, पुलिस वालों को लगता है कि अब ये केस सुलझ गया, क्योंकि 3 नंबर अभी एक्टिव थे, 1 नंबर स्विच ऑफ था और 4 नंबर ऐसे थे जो वेस्ट यूपी में एक्टिव थे 10 तारीख को, और उसके बाद में ये पश्चिमी यूपी के अंदर भी एक्टिव थे। अब ऐसे में विवाना थाने के अंतर्गत नंबर एक्टिव होना, उसके बाद में पश्चिमी यूपी के अंदर नंबर एक्टिव होना, यानी पुलिस समझ चुकी थी कि 3 नंबर तो कातिलों के नंबर हैं और 1 नंबर जो अभी स्विच ऑफ है, ये नंबर ज़रूर मरने वाले का रहा होगा। लिहाजा पुलिस जिस तीर को अभी तक अंधेरे में मार रही थी, ये तीर भी ठीक निशाने पर जाकर लगा था। अब दोस्तों इस केस के अंदर पुलिस ने जितनी मेहनत की थी, उस मेहनत का फल मिल चुका था। पुलिस वालों को लग रहा था कि ये केस अब खुल चुका है। लिहाजा एक टीम पुलिस की दौड़ी दौड़ी भागी भागी सहारनपुर पहुंचती है और वहां से इन तीनों के बारे में जानकारी जुटाती है कि आखिरकार ये 3 नंबर किसके हैं और चौथा नंबर जो बंद है उसका मालिक कौन है। तो पुलिस को पता चलता है कि चौथा नंबर जो बंद है उस नंबर का मालिक अजय सिंह रंगीला है। अजय सिंह रंगीला का वो नंबर है, लेकिन नंबर अभी स्विच ऑफ है। बाकी के जो 3 नंबर एक्टिव हैं, इसमें 1 नंबर इरफान नाम के व्यक्ति का है, 1 नंबर फरमान नाम के व्यक्ति का है और 1 नंबर पल्लू नाम के व्यक्ति का है। यानी इन 3 नंबर जो हैं ये अभी एक्टिव हैं, लेकिन ये तीनों लोग सहारनपुर के अंदर मौजूद नहीं हैं, या तो मौजूद हैं तो फिर जंगलों में मौजूद हैं, क्योंकि लोकेशन यहीं की बता रही थी। उसके बाद में पुलिस वाले इनके सर्विलांस के आधार पर इन तीनों को उठा लेते हैं। उठाने के बाद में इन्हें सीधा विवाना थाना लेके आ जाते हैं। विवाना थाना लाने के बाद में पुलिस वाले इन तीनों से पूछताछ करते हैं, तो ये तीनों पुलिस के सामने रोने लगते हैं। ये कहते हैं, साहब हम तो गरीब आदमी हैं, हम लोग सर्कस दिखाते हैं और हम लोग सर्कस दिखाते हैं, उसी से अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन तुम हमें बेफालतू में परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। साहब हमारा इस किसी भी नंबर से या फिर इस व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। पुलिस कहती है कि दरअसल ये जो नंबर हमें मिला है जो अभी स्विच ऑफ है, इस नंबर का जो मालिक है अजय सिंह रंगीला, वो भी तुम्हारे साथ में सर्कस दिखाने का काम किया करता था। चलो ठीक है, तुम लोग जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा जो दोस्त अजय सिंह रंगीला है वो कहाँ है। लिहाजा उसके बाद में भी ये लोग पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। इसलिए पुलिस किसी भी बात से, किसी भी तरीके से कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। पुलिस वाले अब इनके ऊपर सख्ती दिखाते हैं और जब इन तीनों की मेहमान नवाजी करते हैं, तो आखिरकार ये तीनों पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में एक कहानी सुनाते हैं। और जो कहानी ये लोग सुनाते हैं, उस कहानी के हिसाब से ये जो चारों लोग थे, इसमें इरफान, फरमान, पतलू और ये जो अजय सिंह रंगीला है, ये चारों लोग मिलकर एक दूसरे के साथ में पार्टनरशिप में सर्कस का काम किया करते थे। अलग अलग जगहों पे जाते, सर्कस दिखाते, उसके बाद अपने घर आते। इसी से इनका जो ज़िंदगी थी उसकी गुजर बसर हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों ये चारों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जब दोस्त थे तो एक दूसरे के घर पर आना जाना भी होता। अब जो अजय सिंह रंगीला है वो इरफान के घर पे भी आता। जब इरफान के घर पे आता तो इसी समय उसकी दोस्ती इरफान की बहन के साथ में हो जाती है। अब इरफान की बहन के साथ में उसकी दोस्ती होती है, प्यार मोहब्बत चलती है, मिलना मिलाना होता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाती। आखिरकार इरफान को इस बारे में भनक लग जाती है कि उसका जो दोस्त है अजय सिंह रंगीला, वो उसकी ही बहन के साथ में नाजायज़ रिश्तों में है। लिहाजा अब दोस्त था तो करे क्या। इसलिए वो अजय सिंह रंगीला को समझाने की कोशिश करता है। वो उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि यार तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, हम लोग आपस में दोस्त हैं और दोस्ती टूटेगी, फ़र्क पड़ेगा, हमारा बिजनेस ख़राब हो जाएगा। लिहाजा जो अजय सिंह रंगीला होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, आज के बाद मैं इन चीज़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके बाद में चीज़ें वैसे ही चलती रहती हैं। इरफान, फरमान और पतलू और ये अजय सिंह रंगीला जब कभी भी कहीं पर भी सर्कस दिखाने के लिए जाते, तो इरफान नोटिस करता कि अजय सिंह रंगीला के मोबाइल पर उसकी बहन का फ़ोन आता रहता। अब जब फ़ोन आता रहता तो बहुत ज़्यादा उसे बुरा भी लगता, अफसोस भी होता कि मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं माना। अब इसी बीच में अजय सिंह रंगीला जो था वो सर्कस का कुछ सामान भी बेच देता है। अब जब सर्कस का सामान बेचता है और इरफान को जब ये बात पता चलती है कि इसने सर्कस का सामान बेच दिया, तो एक तरफ बहन के अफेयर का गुस्सा था, दूसरी तरफ सामान बेचने का गुस्सा। इसलिए ये तीनों लोग मिलकर अब इस अजय सिंह रंगीला के कत्ल की प्लानिंग करते हैं। लेकिन कत्ल करें तो करें कैसे, प्लानिंग बड़ी करनी थी। उसके बाद में ये लोग इसी विवाना थाने के अंतर्गत एक महिला रहा करती है आरती नाम की, उससे इनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। तो उसी के पास के गांव में इन्हें सर्कस दिखाना था, तो आरती के घर पर जाकर ये लोग रुक जाते हैं। उसके बाद में आस पड़ोस के गांव में सर्कस दिखाते। उसके बाद में 10 जून साल 2023 के दिन इन तीनों की प्लानिंग बन चुकी थी। ये चारों लोग पहले तो मछली खरीद के लेके आते हैं, मछली बनाते हैं, खाते हैं अच्छे से।
सारे लोग खुश हैं और अजय सिंह रंगीला को ये पता नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में आगे क्या कुछ होने वाला है। ये लोग कितनी बड़ी प्लानिंग उसके खिलाफ कर चुके हैं। अजय सिंह रंगीला नॉर्मली इनके साथ में खुश है। उसके बाद में ये लोग प्लान बनाते हैं कि चलो शराब पी जाए, लेकिन शराब पी जाए तो कहाँ पी जाए, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी एक आरती नाम की महिला के घर पे आए हुए हैं। तो किसी महिला के घर पे अगर हम लोग शराब पियेंगे तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो उसके बाद में ये चारों लोग फैसला करते हैं कि गांव के बाहर जो स्कूल है उसी स्कूल के अंदर शराब पियेंगे, क्योंकि जून का महीना चल रहा है, स्कूल की भी छुट्टियां हैं तो कोई इशू भी नहीं है। उसके बाद में ये स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर शराब पीने के लिए बैठते हैं और बातों ही बातों में जो अजय सिंह था उसके ऊपर ये तीनों लोग टूट पड़ते हैं। अब अजय सिंह कुछ समझ पाता, इससे पहले ही ये तीनों लोग अजय सिंह के ऊपर कब्जा पा लेते हैं। ईंट पत्थर जो भी चीज़ इनके पास थी उससे मार मार कर अजय सिंह की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में ये लोग दवा के पैकेट वहाँ पर फेंकते हैं, साथ के साथ कंडोम का पैकेट फेंकते हैं, शराब की वो बोतलें वहीं पर छोड़ते हैं और उसके बाद में उस बेंचों को, मेज़ को, सारी चीज़ों को रखकर इस अजय सिंह रंगीला की डेड बॉडी में आग लगा देते हैं। दोस्तों, शराब की बोतल और जो रैपर्स थे और कॉन्डम का पैकेट इन्होंने इसलिए वहाँ पर छोड़ा था कि इन लोगों को लगे कुछ लोग आए होंगे रंगरलियाँ मिलाने के लिए, किसी बात को लेकर अनबन हुई होगी, उसके बाद में लड़की की याद को जलाकर इन लोगों ने मार दिया होगा। जब लड़की के बारे में छानबीन करेंगे तो लड़की तो कोई बरामद होगी नहीं और उसके बाद में ये जो केस था हमेशा की तरह दबके रह जाएगा। दोस्तों, जून के महीने में आग इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि डेड बॉडी ऑलमोस्ट 90% के आसपास जल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सैल्यूट करना होगा पुलिस के इस काम को। पुलिस ने जिस तरीके से, जिस मुस्तैदी से इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया, तो दोस्तों जब ये खबर आला अधिकारियों को मिली तो आला अधिकारी पुलिस के काम से इतना ज़्यादा प्रसन्न हुए कि ये जो केस था इसको अब उस लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा कि जो लोग ट्रेनिंग के लिए आएंगे वो लोग इस केस को पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्लाइंड मर्डर को सुलझाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा ऐसे बहुत सारे कम केस मिलते हैं जिसमें पुलिस का जो काम होता है ये सराहनीय होता है। आप लोग पुलिस के इस काम को किस तरीके से देखते हैं और कातिल को किस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें नसीर अहमद जी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिद भाई, सॉरी भाई कल रात को कहानी नहीं अब सुना, मैं ऑनलाइन आए थे, मैं डिनर के बाद वॉक पर गया था रात को, इसलिए नहीं आ सका ऑनलाइन। आपसे बात करने का बहुत ख्वाहिश है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगी ऑनलाइन मुलाकात। तो नसीर अहमद जी, अभी 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, अगले महीने लास्ट वाले दिन हम लोग ज़रूर ऑनलाइन आएंगे और जब तक आप लोगों की मुलाकात होगी। मोहम्मद रियाज जी लिखते हैं, नाइस स्टोरी भाई। तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, बहुत बढ़िया कहानी है। दिनेश कुमार जी शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। मलिक साहब, आपकी स्टोरी सुनाने का अंदाज़ बहुत निराला है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आपको बहुत प्यार। इनका नाम है उत्तम भटनागर। तो उत्तम भटनागर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो आप लोगों का अगला कमेंट से सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है के सचदेवा है, लिखते हैं, एक्सीलेंट एपिसोड, योर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी मच अप्रिशिएबल। के सचदेवा पटियाला से सुनते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश सिंह है, धीरज सिंह लिखते हैं, राम राम मालिक भाई, स्टोरी अच्छी लगी भैया। तो धीरज सिंह जी शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में लोफी सॉन्ग है, लिखते हैं, बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है भाई, शुक्रिया। राजेश कुमार ने लिखते हैं, वेरी नाइस कहानी। राजेश ठाकुर हरियाणा से सुनते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। मोहम्मद जोरेज हैं, हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। दिनेश कुमार जी शुक्रिया मेरे भाई। शाकिब फरहान हैं जो हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में घनश्याम शर्मा है, लिखते हैं, वंदे मातरम। तो भैया वंदे मातरम, कैसे हैं आप, शुक्रिया आपका। साजिददार जी हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। प्रियंका सिंह है, लिखते हैं, अच्छा लगा भैया आपकी आवाज़ में सुनकर। तो प्रियंका सिंह जी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्माइलिंग वीवर है, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो आप, बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो, ऑल द बेस्ट। तो स्माइलिंग वीवर जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। शीलनिधि हैं, लिखते हैं, शाबिज मलिक जी रात का गुड नाइट भाई जी। तो शीलनिधि जी शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान है, हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। अबू जाहिन है, लिखते हैं, प्लीज़ स्टॉप सेइंग टाइम, रात के 10 बज गया। तो अबू जाहिन जी, आप बहुत समय से ये शिकायत करते हैं, लेकिन मुझे स्टोरी स्टार्ट करने के लिए और कुछ वर्ड नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप मुझे कोई वर्ड्स सजेस्ट कर दीजिए जिसकी वजह से मैं ये छोड़ दूँ, तो इतनी हेल्प कीजिए आप। उसके बाद में देश परन करके आईडी है, देश दर्पण, लिखते हैं, एमडी नवाब फ्रॉम लुधियाना, नाइस स्टोरी। तो एमडी नवाब जी शुक्रिया आपका। राहुल सिंह हार्ट बनते हैं, शुक्रिया। सुनील त्यागी लिखते हैं, आज मौसम बहुत अच्छा है। रेनू सुनील त्यागी शाहनपुर शहर से, तो भाई शुक्रिया आपका। प्रियंका सिंह है, लिखते हैं, आजकल भैया लोगों की ज़िंदगी बहुत सस्ती हो गई है, छोटी छोटी बात पर मर्डर हो जाता है। प्रियंका सिंह जी शुक्रिया आपका, आपने अपना कमेंट्स किया। प्रकाश वर्मा है, लिखते हैं, नमस्ते भाईजान, आपकी स्टोरी बहुत कुछ सीख देकर जाती है। प्रकाश वर्मा राजस्थान पाली से सुनते हैं। तो प्रकाश वर्मा जी शुक्रिया। शीलनिधि हैं, लिखते हैं, शक के आधार पर अमृतपाल की हत्या कर दी, जो बड़े दुख की बात है। शीलनिधि हरिद्वार उत्तराखंड से। तो शीलनिधि शर्मा जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में खेमराज भाटी हैं, लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर जी। खेमराज गुज्जर
छिजी जीबी नगर यूपी 16 से सुनते हैं, शुक्रिया आपका। उसके बाद में मुजाहिदा हैं, अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं भाई। वालेकुम सलाम। प्रियंका सिंह हैं, लिखते हैं भैया मेरे हस्बैंड भाई आपकी कहानी सुनते हैं और वो कमेंट्स नहीं करते भैया, उनका नाम रूपेश सिंह है। तो प्रियंका सिंह जी बहन, आपके जो हस्बैंड हैं रूपेश सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शीलनिधि लिखते हैं कहानी तो रोज़ सुनते हैं पर कमेंट्स करना भूल जाते हैं और आने लगती है शीलनिधि हरिद्वार से, यानी नींद आने लगती है। तो शीलनिधि शर्मा जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है सिद्दीक अहमद लिखते हैं कमाल होता है तुम्हारे सुनाने का, लगता है कहानी का किरदार हम खुद हैं। तो सिद्दीक अहमद जी ये आपका प्यार है, शुक्रिया आपका। मोहम्मद जोरेज हैं, लिखते हैं 7 जुलाई को इंडिया वापस जा रहा हूँ। तो मोहम्मद जोरेज जी वेलकम टू इंडिया, शुक्रिया आपका अपने कमेंट्स किया। बालेश्वर बिहारी लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आप कमेंट्स करते हैं तो बताते हैं कि मंसूरी भाईजान हद बनाते हैं। तो बालेश्वर बिहारी जी आप थोड़ा सा संभल के अगर लिखेंगे तो मैं पढ़ लूँगा। आपने जो कमेंट्स किया है इसको मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में खुर्शुद्दीन अंसारी लिखते हैं ऐसे तो कमेंट्स नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन 9-2-11 का मतलब क्या है बताएगा हमको। 9-2-11 का मतलब ये होता है कि इंसान भाग गया, ऐसा बोला जाता है जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ की लैंग्वेज में। उसके बाद में बेशक बख्शी साहब हैं, हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। तौसीफ़ जी हैं, हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। शाकिब जी हार्ट बनाते हैं, कटवा प्रदीप जी हार्ट बनाते हैं, दिनेश कुमार जी हार्ट बनाते हैं। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि जो आज की कहानी है ये कहानी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी सुनाने का अंदाज़ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। कहानी में कुछ गलतियाँ कुछ खामियाँ वो भी आप लोग लिखिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।